तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो बेटा आज जो है आप लोग जानते हैं आज है संडे और कल है आपका मंडे। कल है आपका बोर्ड का एग्जाम। कल सभी बच्चों का मैथ्स का क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम है। और बेटा आप लोग जैसा कि जानते हैं हम आप अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके होंगे और आपने बहुत अच्छे से पूरी बुक को एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चंस को आपको एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवीजन करने हैं, अपने फॉर्मूलेस को तैयार रखना है, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब पेपर के टाइम में इम्पेशेंट हो जाते हैं। बेटा आपको सब आता होता है लेकिन आप लिख नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर पेशेंस की कमी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ना। तो बेटा उसी पेशेंस के साथ और उसी मेहनत को हार्डवर्क के साथ आपको तैयारी करनी हो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, देख सकते हो आप लोग पीछे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यस, आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको अगर आपने पढ़ डाला तो लाइफ यस सिंगल आला। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता है, करेंगे स्टार्टिंग बेटा पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन जो है आपका रियल नंबर का है। प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा ये जितने क्वेश्चन है ये सब मोस्ट ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई के जो है सैंपल पेपर से लिए हैं और कुछ मैंने पीवाईक्यू से लिए हैं। ठीक है, तो जिनका सोर्स मैंने आपको बता दिया है। तो सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग जल्दी से वन शॉट वीडियो में कवर कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा अगर मुझे इरेशनलिटी को प्रूव करना होता है तो सब बच्चे जल्दी से बताएंगे हम लोगों को क्या स्टेप्स पढ़े थे। इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए बेटा हमने क्या पढ़ा था, कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन को आपको इरेशनल प्रूव करना है बेटा उसको हम लोग पहले रेशनल लेट करेंगे। हाँ, लिखेंगे लेटस एज्यूम, क्या लिखेंगे? लेटस एज्यूम √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले जो भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना होता है उसको पहले आप क्या लेट करते हो? रेशनल लेट करते हो। सर रेशनल, अब रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा ये? रेशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर Q डज नॉट जीरो होता है। क्या होता है? Q डज नॉट जीरो होता है। और P और Q क्या होते हैं बेटा? आप लोग जानते हैं P एंड Q आर को प्राइम नंबर। इनको हम लोग क्या बोलते थे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किनको बोलते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को। अब बेटा इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों नंबर ऐसे देखो √3 + √5 दोनों के ऊपर रूट लगा है, जब आपके नंबर पे जब दोनों नंबर पे रूट लगा होगा तो याद रखना है कि एक नंबर आपको P/Q की तरफ ले जाना है। अब आप 5 को ले जाओ या 3 को, किसी को भी ले जाओ। तो मैंने बेटा √3 को इधर ले आया तो P/Q माइनस √3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। जब भी दोनों नंबर पे रूट लगा रहेगा तो एक नंबर P/Q की तरफ चला जाएगा। अब रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? बोलो जल्दी से। रूट हटाने के लिए क्या करते हो? यस, स्क्वायरिंग करते हो। तो दोनों तरफ क्या करोगे? स्क्वायरिंग करोगे। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे। तो चलो भाई कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर लग गया इधर भी स्क्वायर लगा दिया। अब बोलो क्या करोगे? जल्दी से स्क्वायर को ओपन करो। जाता हो √5 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो बेटा आप जानते हैं किसी भी रूट पे स्क्वायर लगा होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, इधर 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो तुमको लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर। राइट, तो बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab 2ab। यहाँ a और b की जगह तुम्हें क्या रखना है? √P/Q और √3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा P² / Q²। बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा। माइनस में आएगा 2 इंटू √3 इंटू P/Q। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि अब इसमें वैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो सब पे से रूट हट गया, सिर्फ √3 बचा। 3 पे रूट लगा है। अब आपको ये करना है बेटा, जिस पे रूट लगा है, जिस नंबर के ऊपर रूट लगा है उस नंबर को सिर्फ आपको अलग कर देना है, बाकी सबको एक साथ कर देना है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ कि जिस नंबर पे रूट नहीं लगा उनको उधर ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, या इतना करने से अच्छा ये है कि जिस पे रूट लगा है सिर्फ उसी को अलग कर लो, बाकी को एक साथ रख दो, है ना। यानी ये है कि -2√3, बेटा √3 है तो इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का 2√3 P/Q हो जाएगा, है ना। ये इंटू में है ना तो सारी की सारा एक साथ जाएगा। और उधर जो 5 है वो प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, तो P² / Q² + 3 और 5 प्लस में इधर आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2√3 P/Q बराबर
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 3 में से 5 गए -2। ठीक, अब जैसा मैंने कहा बेटा कि सिर्फ रूट वाला, जिस नंबर पे रूट लगा है वही नंबर आपका इधर रहेगा, बाकी इधर आ जाएंगे। तो 2√3 है तो 2 इधर आएगा और p/q इधर आएगा। तो देखिए √3 इज इक्वल टू, पहले बताइए बेटा p अपॉन क्यू जब आप इधर लाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो q अपॉन p हो जाएगा ना, पलट जाएगा। और √2 मल्टीप्लाई में वो भी इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, इधर ऑलरेडी पहले से क्या है, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -2। इतना सभी को समझ में आ गया? बोलिए सभी को क्लियर बेटा? मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा। ठीक, अब जैसा जानते हो कि √3 क्या है बेटा, √3 तो एक इरेशनल है। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। और ये आप देख सकते हो p/q, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये तो रेशनल है ना, यानी रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। तो क्या एक इरेशनल एक रेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? वहां तुम इक्वल कह रहे हो, डज नॉट, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया बेटा कि हेंस हमने हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। इसको भी लिख दो। तो हमने जो बेटा एज्यूम किया था इसको लिखा था तो रॉन्ग है। सो आर एजम्पशन, अवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या लिखोगे बेटा, हेंस √2 प्लस √3, ठीक, √2 प्लस √5, 3 नहीं, ठीक है 5, √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है बेटा, ये एक इरेशनल नंबर है। बोलो सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताएंगे बेटा, कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा हम लोग का, आजा भाई, क्या है, यस, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग देख सकते हो एपी से आ गया है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एपी दी गई है 7, 13, 19, लास्ट टर्म है 241। तो सबसे पहले बेटा ये जान लेते हैं जल्दी से कि मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सब बच्चे एक सेकंड के लिए बेटा इधर ध्यान दो। मिडल टर्म में आपको पहले ये याद रखना है, में एन पता होना चाहिए, यानी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा याद रखना, अगर एन आपको मालूम है, अब एन 2 हो सकता है, अब एन की वैल्यू 2 हो सकती है, तो इवन होगी या तो ऑड। सपोज अगर एन की वैल्यू यहाँ पर मान लो टोटल टर्म्स 10 हैं, तो 10 कैसा नंबर है, 10 कैसा नंबर है, ऑड की इवन, यस इट इज इवन। बट अगर एन की वैल्यू यहाँ पर मान लो 11 होती तो 11 नंबर है ऑड। तो अगर एन की वैल्यू इवन आती है तो याद रखेंगे बेटा इवन के केस में 2 मिडल टर्म होते हैं। ठीक है, कितने मिडल टर्म होते हैं, यस 2। तो पहला जो मिडल टर्म होगा, पहला जो मिडल टर्म होगा वो बेटा निकाला जाएगा n/2। कौन सा टर्म होगा मिडल वाला, n/2। और सेकंड मिडल टर्म जो होगा वो होगा बेटा n/2 + 1। तो याद रखेंगे बेटा कि अगर n की वैल्यू इवन है तो 2 मिडल टर्म आएंगे, है ना। और दूसरा अगर n की वैल्यू ऑड है तो सिर्फ 1 मिडल टर्म आएगा। ठीक है, तो वो कौन सा मिडल टर्म होगा, उसको कैसे निकालना है, वो इसको निकालना है बेटा बाय यूजिंग द, इस फॉर्मूले से लगाएंगे n+1/2h। कौन सा टर्म होगा वो, n+1/2h टर्म। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं ना बेटा कि इसमें क्या आएगा। चलो, तो यहाँ पे बेटा एक एपी है, क्या गिवन है, एक एपी। एपी क्या है, 7, 13, 19, -241। सबसे पहले बेटा फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का, 7। फर्स्ट टर्म जानते हैं ना, ए से डिनोट करते हैं। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, 13 - 7 आ जाएगा 6। ठीक, अब बेटा यूज करेंगे फॉर्मूला एनएस टर्म का, a + n-1 × d। तो ये जो एनएस टर्म होता है, एन इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म बेटा हमें पहले से पता है 241, यहाँ 241 रख दो। a की वैल्यू 7 है, प्लस n-1 × d की वैल्यू 6। 7 इधर आ जाएगा, 241 - 7 इधर क्या बचा बेटा, n-1 × 6। तो 241 - 7 आ जाएगा 234। ठीक, 234 और 6 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। इधर मैंने कर दिया n-1। तो बेटा 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 3 = 18, 6 3 = 18, 5 4 6 9 = 54, 39 आएगा इक्वल टू n-1। -1 को इधर लाएंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा, 39 + 1 यानी n की वैल्यू यहाँ पर 40 आ गई। यस, n की वैल्यू 40 आ रही है। और 40 कैसा नंबर है बेटा, 40 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर कितने मिडल टर्म होंगे, यहाँ पर 2 मिडल टर्म आएंगे। ठीक है, तो 2 मिडल टर्म आएंगे, तो जैसे देख सकते हो n की वैल्यू इवन है, तो हमने बताया था 2 मिडल टर्म आएंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट मिडल टर्म होगा n/2। पहले लिखो फर्स्ट मिडल टर्म। तो बेटा जो फर्स्ट मिडल टर्म होगा वो कौन सा मिडल टर्म होगा, n/2। n की वैल्यू क्या है 40,
40/2 यानी कौन सा टर्म आ गया बेटा? 40/2 यानी कौन सा टर्म होगा? 20th टर्म होगा। और आज सब बच्चे जानते हैं बेटा 20th टर्म को निकालना है। तो 20th टर्म को क्या लिखते हैं? मैंने आपको जनरल टर्म में बताया कि अगर मान लो 10th टर्म है तो उसे a+9d लिखते हैं, 7th टर्म है तो a+6d लिखते हैं। तो अगर 20th टर्म है तो उसे क्या लिखोगे? a प्लस, यस, एक कम कर देते हैं d में से, 19, a+19d, है ना? तो a कितना है? 7 प्लस 19 इंटू डी कितना है? 6। तो 19 6 बोलो 104, 104, 114, 114 प्लस 7 बेटा कितना हो गया? 121, है ना? 19th टर्म। और सेकंड मिडल टर्म निकालो अब। सेकंड मिडल टर्म, सेकंड मिडल टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया बेटा? n/2 प्लस 1th टर्म। n/2 मैंने पहले से निकाला था, n/2 का मतलब 14/2 प्लस 1 कितना आएगा? 14/2, 14/2 20, और 20 प्लस 1 बेटा हो गया 21st टर्म। अब इसके बाद 21st टर्म निकालो। तो 21st टर्म को क्या लिखोगे? a+20d, है ना? एक कम हो जाता है, a की वैल्यू 7, 20 इंटू डी की वैल्यू 6, 6 दूनी 12, 120 प्लस 7 127। तो बेटा सेकेंड टर्म आएगा 127। बोलो कोई दिक्कत? एनी समस्या से? यस और नो? ए की वैल्यू 7 है, ठीक है बेटा, पर सब ठीक है। ए की वैल्यू 7 थी, 19d, ई की वैल्यू 6 ही रखी है ना मैंने, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन फ्रॉम एपी। एपी क्या है? अब किसमें एपी नहीं दी भाई, क्या दी गए? स्टेटमेंट दे दिया, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन क्या है कि इफ pth टर्म ऑफ AP is Q and the qth टर्म ऑफ AP is P, then prove that P plus qth टर्म that dash। तो क्या करोगे भाई? सबसे पहले ये बताओ जो pth टर्म है वो कितना दिया है? pH टर्म बेटा तुम्हें क्यों दिया है? आप मुझे बताओ, अगर pH टर्म को मैं क्या लिखूंगा? जैसे NH टर्म को लिखते हो A प्लस n-1d। सॉरी बेटा थोड़ा सा खांसी है तो आपको बीच बीच में थोड़ी झेलना पड़ सकता है मेरी आवाज को, ठीक है? तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर pH टर्म ऑफ AP इज Q, pH टर्म Q है, QH टर्म P है, तो सबसे पहले सब बच्चे बताएं pH टर्म को क्या लिखते हैं? तो बेटा जैसे NH टर्म को आप A प्लस n-1d लिखते हो, NH होता है तो n-1 करते हो, तो pH तो क्या करोगे? P-1, A प्लस P-1 इंटू डी, ये आपका Q है, ठीक है, इक्वेशन 1। जो QH टर्म है, QH टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस Q-1d, ये आपका P है, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर हम दोनों को माइनस कर दें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस कर दे तो कितना आएगा? माइनस करने पर क्या होगा? A से A कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? P-1d, इधर माइनस में आ जाएगा Q-1d, इधर आ जाएगा Q-P, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा? Q-P, ठीक। डी आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, अगर हम डी यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? P-1 माइनस Q-1, इधर बेटा Q माइनस P है, अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो P माइनस हो जाएगा, प्लस का प्लस का हो जाएगा माइनस का। Q माइनस P से हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये पलट गया, P माइनस Q हो गया। इधर देखो क्या बनेगा बेटा, तो अगर हम ध्यान से देखो तो ये P-1 है, Q-1 के अंदर देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का Q, और माइनस माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल में माइनस P माइनस Q। 1 से 1 कैंसिल कर दो तो कितना आएगा? डी ब्रैकेट में P-Q इक्वल टू माइनस का P-Q, ठीक है बेटा। P-Q से P-Q 1 टाइम में चला जाएगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या गलते हैं बेटा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, काटने के बाद डी की वैल्यू 0 लिख देते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हो बेटा कि आपसे भी गलती होती है ऐसी? ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू 0। बेटा कैंसिल नहीं होता, 2 1 जा 2, डिवाइड होता है, 1 आ जाता है। बहुत से बच्चे सिली सी मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए बेटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि पेशेंस के साथ करना है, गलती नहीं करनी है आपकी, आप, है ना? ये सब सिली मिस्टेक्स है जो सब बच्चों से हो जाती हैं, तो याद रखेंगे बेटा। क्या याद रखेंगे कि जब आप इधर भेजोगे इसको तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करने पर 0 नहीं 1 आता है, ठीक है। तो P-Q को P-Q से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि P-Q माइनस में है। अब डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें ए भी चाहिए। ए और डी जब निकलेगा तभी तो हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, चाहे वो कोई भी टर्म पूछा जाए, हमें ए और डी तो पता होना चाहिए। तो डी तो पता है, डी की वैल्यू -1। अब डी कहाँ से, अब डी के बाद ए कहाँ से आएगा, उसको हम लोग इक्वेशन 1 या 2 से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस P-1d इज इक्वल टू Q। तो a प्लस P-1d की वैल्यू बेटा आता -1 रख दो यहाँ,
डी की जगह -1 रख दिया, तो इतना आया ए प्लस -1 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस का पी माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर क्यू। तो ए इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू इधर ले आओ बेटा, प्लस पी इधर माइनस में आएगा, प्लस का क्यू माइनस का 1, ये आपका ए निकल आया। क्या किया मैंने, माइनस का पी प्लस 1, माइनस पी प्लस 1 इधर ले आए, तो माइनस पी प्लस हो गया, प्लस 1 माइनस में हो गया। अब आपको बेटा यहाँ ए पता है, डी पता है, मुझे कौन सा टर्म प्रूव करना था कि जो एनएस टर्म निकालना था बेटा, एनएस टर्म निकालना है। तो आप बताओ एनएस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनएस टर्म का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस, तो ए की वैल्यू रख दो सॉरी, ए की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -1। तो देखो ए की जगह ये आ गया, डी की जगह -1 आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो आएगा p प्लस क्यू -1 माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक -1 है और एक +1, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p प्लस क्यू माइनस n। ये मेरा आ जाएगा बेटा कौन सा टर्म, यस ये आ जाएगा एनएस टर्म। तो देख सकते हैं बेटा हमें प्रूफ भी यही करना था, एनएस टर्म कह सकते हैं, हैंस प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसानी से कर लेंगे सब बच्चे। बोलिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत, नो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमको यहाँ पर पी एस टर्म दिया था बेटा, क्यू क्यू ए टर्म दिया था पी, तो दोनों को इक्वेशन बनाया मैंने, दोनों को सेपरेट किया, डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू से ए की वैल्यू निकाली, फिर हमने इसका एन टर्म निकाल दिया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, नो? आगे बढ़े बेटा, यस। अरे एनर्जी दिखाइए बेटा, आप लोग तो कल पेपर देने जा रहे हो, आपको ये है कि जितनी जल्दी मुझे क्वेश्चन मिले हम इसको लगा लूं, है ना। आपको पेशेंस भी रखना और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कल पेपर में बेटा कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, है ना। और सेकंड थिंग ये याद रखनी है, मैथ में बेटा कुछ छोड़ के नहीं आना, सब करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है। आप कभी कभी ये हो जाता है कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम दे देते हो कि बेटा आपसे अगला क्वेश्चन के लिए वो जो टाइम आपको वहां चाहिए वहां आपके पास बचता नहीं है। तो एक यार टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, हमेशा याद रखना है। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा टाइम आप वेस्ट करते हो, तो सबसे जरूरी है कि एमसीक्यू को आप एक टाइम पहले से सोच लीजिए कि कितना टाइम देना है, कि हमें सेक्शन ए में कितना समय देना है, बी में देना है, सी में देना है ना। तो सारी चीजें मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ चलिए। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल से है। इन द गिवन फिगर, यस एक फिगर दिया गया है सुंदर सा। आपने बेटा ये क्वेश्चन कई बार मैंने लगवाया है आप लोगों को, और उम्मीद है ये क्वेश्चन बेटा आपको फिर से आपके एग्जाम में भी मिल जाए, तो आप मुझे वहां याद करिएगा ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू एक्स, सी डी इक्वल टू वाई एंड पी क्यू इक्वल टू जेड, तो प्रूव समथिंग दैट दैट डैश। कुछ समथिंग समथिंग दे दिया प्रूव करने को, तो भाई समथिंग समथिंग आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो फिर इसको भी समथिंग लगा के प्रूव करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ए बी लाइन सी डी के, ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू लाइन सी डी के पैरेलल है, ठीक दिख रही है साफ साफ। तो पहले से बेटा यही उठाते हैं ए बी और पी क्यू को, ठीक है। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, ए बी लाइन कहाँ है बेटा, ये तुम्हारी ए बी लाइन है, ठीक। इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। अगर हम देखें तो ये है ए बी और ये है पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू लाइन बेटा दोनों इस तरफ है, इस तरफ, इधर है ना, इधर है, मैंने एक वो बनाया है, नॉट वो, ठीक। हाँ हाँ, चलो ये आप देख सकते हो बेटा, ये अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को नजर से देखें तो ये आपको नजर मिलाते दिख रहे होंगे एक साथ। देखो ये ट्रायंगल है कौन सा, ए बी डी, और ये छोटे वाले का नाम बताओ पी क्यू डी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो हमें क्या पता है कि ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है, यही तो क्वेश्चन भी रहेगा कि ए बी जो है इस पी क्यू के बेटा पैरेलल है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को उठा लो, लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी, एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम बताओ बेटा जो ये है पी क्यू डी। इन दोनों ट्रायंगल को उठाइए और देखिए इनमें सिमिलरिटी लगा दीजिए। तो बताइए ए बी डी, ए बी डी बेटा ये एंगल बी कितना है, ये 90 डिग्री है, और पी क्यू डी ये एंगल भी 90 डिग्री है ये गिवन नहीं है बेटा, लिखा नहीं है, बट ये आपका 90 डिग्री एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल बी, इसका एंगल क्यू 90, एंगल ए बी डी, तो बेटा इसमें कौन सा एंगल ये 90 है, ये वाला एंगल क्यू, पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, ये दोनों क्या है आपके ईच 90 डिग्री, है ना। और ये बताओ बेटा सब लोग, ए बी डी पी क्यू डी, दोनों में ये डी क्या है, दोनों में ये एंगल डी क्या है, कॉमन। तो एंगल में इन दोनों में डी कॉमन है, तो एंगल इससे कौन सा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, और ये कौन सा एंगल है पी डी क्यू, ये दोनों क्या है, दोनों कॉमन है। और कॉमन है तो कितने एंगल इक्वल हो गए, यहाँ पर दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, यहाँ दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई एंगल एंगल
सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल है ना, तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू डी। अब जब सिमिलर हो गए तो बेटा साइड का रेशियो भी ले सकते हो आप, है ना। तो साइड का रेशियो ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ए बी लूंगा, सबको पता है ना कि ट्राइंगल के नेम से ही रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, निकालना आता है ना सबको। कैसे पता था बेटा, ए बी तो इधर आप पी क्यू, हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम यहाँ से लेते हैं बी डी, अगर बेटा यहाँ से बी डी लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू डी। ठीक है, अब बी डी क्यू डी तो मुझे नहीं पता, तो इसको मैंने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, तो पूरा कितना हो जाएगा अगर हम लेटर दोनों को कंबाइन करेंगे, ए प्लस बी, है ना। ये हमने लेट किया, साइड में लिख लेंगे, लेट पी क्यू को ए लेट करेंगे और क्यू डी को बी। ठीक है बेटा, ये आपको स्टार्टिंग में कर लेना है। ए और बी बेस को हमको दिया नहीं, तो बेस को मैंने एक्स वाई ए बी लेट किया। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी की वैल्यू है एक्स अपॉन पी क्यू की वैल्यू जेड। इधर देखो बेटा, बी डी कितना है, बी डी ए है, यस। और क्यू डी कितना है, क्यू डी हमारा बी है। ठीक है, क्यू डी हमारा बी है, ए बी अपॉन, हाँ बी डी आपका आया होगा ना यहाँ पर, ऊपर बी डी है। चलो इसको सही करो, पर बेटा बी डी है, बी डी का मतलब आपका हो गया पूरा ए प्लस बी अपॉन क्यू डी हमारा बी है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसको एक बात ध्यान रखना है तुमको, इसको नहीं लेना, इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, अगर हम एक्स अपॉन जेड का रेसिप्रोकल करेंगे तो जेड अपॉन एक्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल समझते हो ना, पलट देना है, इसको भी पलट दो तो बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करो। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको बताया सेम एज बेटा इधर ध्यान दो। अब दूसरा ट्रायंगल लोगे सॉरी, दूसरा ट्रायंगल देखो बेटा। अब जैसे हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल लिए, ये लिया था ए बी डी पी क्यू एम। अब बेटा इधर ध्यान दो, इधर वाला ट्रायंगल इधर। अब आपको दिया है पी क्यू किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ये है पी क्यू, ये है सी डी। अब तुम्हें इन दोनों पे ध्यान देना है। तो अगर इन दोनों को देखे तो आपको कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा बेटा, इन दोनों को लेने पे कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, एक ये मिलेगा, ये दिखा बेटा सब लोगों को, ये ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा, और एक ये छोटा वाला। ठीक, इन दोनों को देखना है, ठीक इन दोनों को। अब अगर मैं ध्यान से आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, ये ट्रायंगल सी डी बी आपको दिख रहा है बेटा, सी डी बी ये ट्रायंगल, और ये पी क्यू बी डी ये ट्रायंगल। तो इन दोनों को ले लेंगे, लिखोगे इन ट्रायंगल, ठीक पेन चेंज कर देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, सी डी बी एंड दूसरे का नाम क्या है ट्रायंगल का, पी क्यू बी। तो सेम एज यहाँ भी बेटा, पहली चीज तो ये देखो कि सी डी बी पी क्यू बी, इनमें ये एंगल दोनों के 90 डिग्री है। एंगल डी उसका एंगल क्यू, एंगल डी इसका एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री। और दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है, अगर देखो तो बेटा ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो एंगल बी कॉमन है, उसमें एंगल सी बी डी, इसमें बेटा एंगल पी बी क्यू, ये दोनों क्या है कॉमन, दोनों एंगल क्या हो गए कॉमन। तो कॉमन हो गए तो दो एंगल एक इक्वल हो गए, एक कॉमन एंगल हो गया, एक कॉमन एंगल हो गया, और एक 90 हो गया, तो कितने एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए। तो बेटा क्या लिखेंगे, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी। जब ये दोनों सिमिलर हो गए, साइड का रेशियो निकाल लो। साइड का रेशियो क्या आएगा, अगर यहाँ से सी डी लोगे तो यहाँ से आप पी क्यू लोगे, अगर यहाँ से बेटा बी डी आएगी तो यहाँ से क्या आएगा, इधर से बी क्यू आ जाएगा। अब सी डी क्या है, अब सी डी देख लो फिगर में, सी डी आपके पास कितनी है बेटा, सी डी ये सी डी है वाई। पी क्यू बताइए क्या है, पी क्यू है हमारे पास ए। ठीक, पी क्यू बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर, पी क्यू यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखो जेड मिलेगा आपको। बी डी क्या है बेटा, बी से डी तक जाओगे तो बी से डी तक जाओगे तो ए भी जाएगा बी भी आएगा, तो यानी दोनों आ गए ए प्लस बी, और नीचे आ जाएगा बी क्यू इज ए। ठीक, जैसा मैंने आपको बोला था सॉरी, रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, तो जेड अपॉन वाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करिए बेटा तो कितना आएगा, यस ए अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब दोनों का सम कर दो, ठीक है, दोनों को बेटा ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, एडिंग 1 and 2, दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटा क्या आएगा, इसमें इसका एलएचएस इसका एलएचएस ऐड करो तो ये आएगा जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो बेटा, इसमें कितना है बी अपॉन ए प्लस बी, इधर आएगा ए अपॉन ए प्लस बी। तो देखो बेटा दोनों के नीचे एलसीएम कितना है, दोनों के नीचे एलसीएम कितना है, ए प्लस बी, ऊपर भी ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा, यस तो बचा। ठीक, और इधर देखो बेटा जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई में से जेड कॉमन ले लिया, तो बच्चा ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1। ठीक,
1/z इधर ले आओ तो अपॉन में चला गया, 1/x 1/y इज इक्वल टू, अब z मल्टीप्लाई में है तो अगर इधर लाओगे 1 के नीचे डिवाइड में आएगा, 1/z आ जाएगा। तो देख सकते हो इस तरह से रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को बताइए? मैंने आपको अच्छे से तो सारे चीजें बताई हैं, अगर आपको अभी कोई दिक्कत है तो आप बेटा वीडियो को पीछे करके एक बार शुरुआत से फिर पूरी बातें सुन लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? से नो, कोई दिक्कत नहीं है? गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आई नो। आपको क्या दिक्कत है ना बेटा, तब आप पढ़े हैं। जो बच्चों को अगर दिक्कत है तो आप पीछे वीडियो करके बेटा फिर से देख लेंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, एंड ट्रिग्नोमेट्री का बेटा क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, देन प्रूव tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने जाता हूँ बेटा, याद रखना कि कभी भी तुमको साइन थीटा और cos थीटा साथ में दे दे, प्लस में दे दे या माइनस में, हमेशा याद रखना है तुमको स्क्वायर कर लेना है दोनों तरफ, ठीक है? 80% क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है कि अगर तुमको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो बस स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ भी मैं वही करूंगा बेटा, क्या करूंगा? बोथ साइड स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? समय कहाँ बेटा, ना मेरे पास ना आपके पास, तो क्यों इतना लिखना, बट कॉपी में जरूर लिखना बेटा, ठीक है? चलिए स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करोगे तो बेटा इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। अब ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? क्या आइडेंटिटी आप सबको याद होगी? जरूर 1 होती है। ये बेटा सबको पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3, प्लस 1 इधर लेकर जाओगे माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1। 3 - 1 बेटा कितना हो गया? 3 - 1 हो गया 2, ठीक? और 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 1। तो कितना आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आई है बेटा। मुझे तो लेकिन टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा क्या करो, कुछ नहीं करना, आप उसी को उठा लो, इसमें चाहिए, मुझे चाहिए था टेन प्लस कॉट की वैल्यू 1। तो अब टेन प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करो, तो बेटा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा को क्या लिखते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिखते हो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सभी को याद है? अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन बताओ क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जानते हो आप क्या होती है? ये तो 1 होती है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देखिए मैंने वहां निकाली, वहां हम लोगों ने निकाल रखी है, वहां पे इसकी वैल्यू 1 और 1/1 1 आ जाता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया बेटा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? तो आपने क्या किया बेटा, जब भी आपको साइन कॉस की वैल्यू दी जाएगी तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद आप उसको जिसमें भी आपकी, जिसमें जैसे कि यहाँ देखो टेन प्लस कॉट दिया था, इसको सॉल्व करके वहां पर आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अगेन बेटा आपका क्वेश्चन देखिए ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपसे कहा था साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल में अगर कोई वैल्यू हो तो बस स्क्वायर करना, लेकिन इधर ध्यान देना, इधर बेटा कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल में भी साइन दे दिया, तो यहाँ आपको स्क्वायर भी कर सकते हो, यहाँ वो तरीका लगा सकते हो जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। लेकिन बेटा मैं उससे भी आपको बेहतरीन तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, जो आपको सुटेबल रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है? देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक, ये ध्यान लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, तो पहले तो ये ध्यान दो कि इधर भी साइन थीटा भाई, इधर भी साइन थीटा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं दोनों को एक साइड कर लें? तो बेटा साइन थीटा को इधर लेकर आओ, तो जब साइन थीटा इधर लाओगे तो cos थीटा बराबर ये √2 साइन थीटा ऑलरेडी है ही, और ये साइन थीटा प्लस से इधर जब आएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस में। अब तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अब दोनों से साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √2 - 1 बचेगा, ठीक है? अब साइन थीटा √2 - 1 बचा बेटा, √2 - 1 को इधर ले आओ कॉस थीटा के नीचे, तो कॉस थीटा के नीचे कितना आ गया? √2 - 1, इधर तुम्हें क्या बचा? साइन थीटा। समझ में आया बेटा? मैंने क्या किया, साइन थीटा कॉमन लिया, √2 - 1 बचा, √2 - 1 को इसके नीचे भेज दिया। अब बताइए √2 - 1 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, √2 - 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 + 1। सभी को मालूम है बेटा √2 - 1 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √2 + 1। अब मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा इंटू √2 हो जाएगा √2 cos थीटा,
cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। नीचे बेटा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ये कह सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन है ये। अब तो ये आ गया √2 cos थीटा प्लस cos थीटा, नीचे √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू sin थीटा। तो बेटा 2 माइनस 1 तो नीचे 1 ही हो गया ना, नीचे का काम खत्म, सिर्फ ऊपर बचा क्या, ऊपर क्या बचा, √2 cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब अगर हम लोग cos थीटा को इधर लेके आए, सॉरी, तो यहाँ अगर मैं लेके आऊँ बेटा तो cos थीटा इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना, तो बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। यस, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। ठीक, यहाँ थोड़ा सा बेटा याद रखना, sin माइनस cos था, cos माइनस sin नहीं। ठीक है, चलिए प्रूफ, कोई दिक्कत No. क्या हो गया, sin माइनस cos इक्वल टू √2 cos थीटा। तो बस क्या किया आपने, साइन को इधर लेके गए, साइन कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1 अपॉन में गया, इसको रेशनलाइज कर दिया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपका आया हुआ है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट। तो ठीक है, हाँ चलिए आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अच्छे अच्छे। चलो जल्दी जल्दी बेटा इसको देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है भाई, whose height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and diameter is hollow out. Find the total surface area and the and of the remaining solid। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, कॉनिकल केविटी कट करनी है सिलेंडर में से। तो पहले तो एक सिलेंडर फॉर्म करिए, मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर बेटा आपको दी गई है इसकी हाइट वगैरह, तो इसको नोट करिए। सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर बेटा इसकी कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे कह रहा है इसमें से कॉनिकल केविटी कट करनी है, कॉनिकल केविटी लीजिए कट कर दी। बता इसके अंदर एक कोन का आपको शेप देना है, तो मैंने एक अंदर कोन का शेप दे दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये कॉनिकल केविटी हो गई। ठीक, मुझे इसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले बेटा अगर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले तो ये बताइए बेटा, ये किसका मतलब, मुझे एरिया चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे सी एस ए ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ठीक, प्लस अब यहाँ सबसे ज्यादा गलती करने वाली चांसेस ये होते हैं कि सब बच्चे पढ़ते हैं सर यहाँ तो लिखा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का मतलब वो ये समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है, सिलेंडर में से अंदर जो कोन है उसका एरिया माइनस करना है, तभी तो रिमेनिंग आएगा। ठीक, बट ये बच्चे नहीं समझ पाते बेटा, वहां पर आप तब ऐसा करोगे जब आपसे वॉल्यूम पूछेगा, कैपेसिटी पूछेगा, समझ पा रहे हैं। अगर आपसे वॉल्यूम पूछता, कहता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम, क्या लिखा आता, रिमेनिंग वॉल्यूम या रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, तुम वहां पर क्या करते, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम। ठीक, बट अगर आपसे एरिया पूछा है, जैसा इस क्वेश्चन में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, एरिया पूछा है, तो एरिया में बेटा आपका वॉल्यूम माइनस नहीं होता, इसमें ऐड करना है आपको। आपको याद रखना है बेटा, सिलेंडर का सी एस ए करोगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कौन, ठीक है, ये याद रखना। और प्लस ये ध्यान दो को, ये बताओ बेटा यहाँ पे तुम्हें कितने बेस दिख रहे, एक बेस तो ये है, एक बेस ऊपर है, बट ध्यान रखना जो ऊपर वाला बेस तो ओपन है, क्योंकि हमको अगर कोई चीज मान लीजिए कट करनी है तो ऊपर से ओपन होगी तभी तो कट करोगे। अब जैसे आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का बॉक्स ऊपर से खोलोगे तभी तो अंदर से चम्मच डाल के खाओगे, नीचे से तो खोलोगे नहीं, कोई नीचे से खोलोगे तो गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका नीचे वाला बेस तो है लेकिन ऊपर वाला बेस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बेस है, तो उस बेस का एरिया प्लस प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, तो एक बेस का एरिया प्लस करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखो बेटा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर सब बच्चे जानते हैं 2 π r h, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है π r l, और सी एस ए ऑफ एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या होगा π r²। ठीक है, कॉमन सम में क्या मिल रहा है, π r कॉमन मिल रहा है, π r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ l, यहाँ π r कॉमन लेंगे तो r, l निकालना पड़ेगा बेटा। l निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है स्लैंट हाइट का, r² प्लस h², रेडियस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर। और जैसा क्वेश्चन में बोला रेडियस और हाइट आपकी सिलेंडर की जो है वही कौन की है, सेम है ना, तो अगर हाइट बेटा ऑलरेडी पता है, हाइट है 2.4 और रेडियस यहाँ कितनी है, रेडियस है बेटा कितनी, डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस हाफ होगी 0.7, तो ले लीजिए रेडियस का स्क्वायर करते हैं, यानी 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा 0.7 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.49,
2.4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे 5.76, दोनों का सम करेंगे 6.25, और 6.25 आप जानते हैं 2.5, 25 का स्क्वायर होता है ना 625, 2.5 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस 1.4 का हाफ 0.7, 2 इंटू हाइट, हाइट ऑफ कौन 2.4, स्लैंट हाइट 6.25 2.5 सॉरी, हाइट 2.5, रेडियस 0.7। ठीक है, तो बेटा 7 7 काटेंगे 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 2, यहाँ आ जाएगा 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इन दोनों का सम करो बेटा, ये हो जाएगा 2.2, इसको सम प्लस कर देता हूँ पहले मैं, है ना, 8 5 13, 4 2 6 7.3 प्लस 0.7, 7 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 8 8 2 16 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर सभी को, क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन प्लस एरिया ऑफ बेस, नीचे वाले बेस का एरिया प्लस करना पड़ेगा। ठीक, सभी को क्लियर, सामने आगे बेटा, आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सब बच्चे क्या है। क्वेश्चन है कि a two digit number is obtained by either multiplying the sum of digit by 8 and then subtracting 5। बेटा पहले सबसे तो तुम्हें एक 2 डिजिट नंबर लेट करना है, ठीक है, सब बच्चे बताए 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो बेटा पहले लेट करो कि लेट a two digit नंबर, लेट a two digit नंबर, बेटा वो 2 डिजिट नंबर तुम क्या लेट करोगे, यस 10x प्लस वाई, कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होता है वो हमेशा 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है, जहां एक्स वाई क्या है, एक्स कॉमा वाई आर द डिजिट, इस नंबर की क्या होती हैं, डिजिट होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हम लोग जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन को, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है कि अगर एक 2 डिजिट नंबर है उसको ऑब्टेंड करना है, ऑब्टेंड कैसे करना है कि मल्टीप्लाई द सम ऑफ डिजिट बाई 8, मल्टीप्लाई करो सम ऑफ डिजिट बाई 8, डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो डिजिट मैंने अभी बताई ना एक्स वाई इसकी डिजिट होती है, इनका सम, डिजिट का सम लो और उसको मल्टीप्लाई करो 8 से, तो मैंने कहा डिजिट का सम ले लिया, डिजिट का सम करो x प्लस वाई एंड मल्टीप्लाई बाई 8 कर दिया, मल्टीप्लाई 8 यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, आगे क्या कहता है एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, जो जब मल्टीप्लाई कर लो उसमें मतलब सम ऑफ डिजिट को जब मल्टीप्लाई 8 करेंगे देन उसमें आगे क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5, इसमें से -5 करेंगे तो नंबर हमें मिल जाएगा, यानी कौन सा नंबर 10x प्लस वाई, इक्वल में रख दो 10x प्लस वाई, वो रिक्वायर्ड नंबर जो था वो आ जाएगा। क्लियर बेटा, सबको समझ में आई ये लाइन कि मल्टीप्लाई द सम ऑफ डिजिट, यानी कि जो पहले डिजिट का सम करो मल्टीप्लाई बाई 8 करो उसमें सब्ट्रैक्ट 5 करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर क्या आ जाएगा जो हम लोग लेट करेंगे, यानी 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करो कितना होगा 8x 8y -5 इक्वल टू 10x प्लस वाई, इसको अगर हम लेट सॉल्व कर लें तो बेटा मैं एक काम कर सकता हूँ 10 को इधर ले आता हूँ, 8x प्लस 8y माइनस 10x माइनस वाई और 5 उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 8 - 10 - 2x 8 - 1 माइनस प्लस का 7y इक्वल टू 5। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर सबको, यस 8 - 2 8 - 1 7। ठीक, अब बेटा केस 1 सभी को समझ में आया, तो केस 2 भी ध्यान से समझो। केस 2 क्या कहता है, और लिखा है और मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ डिजिट बाय 16, यह कह रहा है कि यहाँ तो तुम क्या कर लो डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिजिट के डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या कह रहा था सम को मल्टीप्लाई करो 8 से, यहाँ कह रहा है डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो 16 से, तो डिजिट का डिफरेंस ले लो। अब बेटा डिफरेंस का मतलब जानते हो ना x माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करो बाय 16 कर दिया एंड देन एडिंग 3, आगे क्या कह रहा है एडिंग 3, इसमें कितना ऐड कर दो 3 कर दो, देन वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर क्या आ जाएगा जो हम लोग लेट करेंगे 10x प्लस वाई। सॉल्व करो इसको जरा, कितना है 16x माइनस 16y प्लस 3 इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x इधर लेकर आइए तो 16x माइनस 16y माइनस 10x माइनस वाई और 3 प्लस से उधर भर दो माइनस में, 16 में से 10 गए -4x, 16 माइनस 1 17y सॉरी इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 है बेटा, यहाँ पर दिया है -2x, यहाँ है -4y, तो 4y सॉरी गड़बड़ हो गया 6x हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस गलत हो गया, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 16x में से 10x जाएगा तो कितना जाएगा 6x, 16x 17y इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकंड। अब बेटा इधर देखो यहाँ पर है -2x इक्वेशन 1 में, यहाँ 6x, तो एक काम कर सकता हूँ
को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस सेकंड, इक्वेशन 1 इंटू 3 करो बेटा, कितना आएगा 3 इंटू 2 6x, 3 7 21, 3 5 15, इस सेकंड इक्वेशन एज इट इज ले लो, 6x माइनस 17y इक्वल टू -3, सॉल्व करो तो ये सब प्लस करने के कैंसिल हो जाएगा, साइन नहीं चेंज करना बेटा, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ने साइन नहीं चेंज किया, बेटा माइनस करने पे साइन, प्लस करने पे साइन नहीं चेंज, 21 में 17 गए, ये 15 में 3 गए 12, तो y की वैल्यू 4 3 जा 12, y की वैल्यू 2 आ गई बेटा, सॉरी 3 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3, अब 3 आ गई तो y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी -2x, यस जल्दी बोलो बेटा, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, तो -2 इंटू एक्स -2x क्या हो जाएगा बेटा, -2x प्लस 7y, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, 7 3 जा 21 मतलब इक्वल टू 5, 21 इधर ले जाओ बेटा, तो 5 माइनस 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 21, -2x इक्वल टू हाँ 18 16, हाँ -16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू 16/2 यानी कि 8 आ गई, बेटा x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 3 है, सो हम कह सकते हैं सो 2 डिजिट नंबर, वो नंबर क्या होगा, नंबर क्या था 10x प्लस वाई, एक्स वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 3, तो 83 आ गया, आंसर क्या है बेटा नंबर, तो नंबर क्या था 2 डिजिट का 83, क्लियर सभी बच्चों को, नंबर क्या होगा 83, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आया सबको, ये पहले केस में कह रहा है तो डिजिट के सम को मल्टीप्लाई 8 करो, देन सब्ट्रैक्ट 5 कर दो तो वो नंबर मिल जाता है, सेकंड केस में क्या बोला कि डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो 16 से, उसमें ऐड 3 करो तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक, दोनों केस से एक एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से समझें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि 2 वाटर टेप्स टुगेदर, पता बहुत दिन बहुत क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वाटर टेप वाले, तो जल्दी से बेटा आप लोग लगा लो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कि 2 वाटर टेप हैं जिनको अगर एक साथ ओपन करते हैं तो वो 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं, अगर वो दोनों बेटा 2 नल हैं 2 टैप हैं, अगर दोनों को एक साथ ओपन करोगे तो वो 6 घंटे में एक टंकी को भरते हैं, ठीक, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर है, एक पहले वाले टेप को 9 घंटे कम लगते हैं छोटे वाले से, तो सबसे पहले तो लेट कर लो कि दोनों को टाइम कितना लगता है, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर, स्मॉलर लेट कर लो तो लार्जर निकाल लेंगे, स्मॉलर टेप, अगर मान लो बेटा स्मॉलर वाले को x आवर लगते हैं तो लार्जर वाले को कितने लगेंगे, द टाइम टेकन बाय लार्जर, तो लार्जर को कितने लगेंगे, तो जैसा क्वेश्चन पढ़ लो कि बेटा लार्जर को कह रहा है 9 घंटे कम लगते हैं स्मॉलर से, यानी कि अगर स्मॉलर को मान लो 10 घंटे लग रहे हैं तो लार्जर को 10 में से 9 घंटे माइनस कर दो, 10 माइनस 9 1 घंटा, यानी कि उसको 9 घंटे कम लगेंगे स्मॉलर से, तो अगर स्मॉलर को x लगेगा तो बेटा लार्जर को कितना लगेगा, x में से 9 माइनस करो कितना आएगा, x माइनस 9 आवर, दोनों का टाइम निकल आया अब दोनों मिलकर टंकी को कितने समय भरते हैं 9 घंटे 6 घंटे में, दे टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर, तो बेटा दोनों को प्लस करो, एक बात ध्यान रखना बेटा, इनको प्लस नहीं करना x माइनस 9, इनकी एफिशिएंसी को लेना है, और एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एफिशिएंसी 1/टाइम होती है, टाइम का रेसिप्रोकल होती है, यानी टाइम अगर 2 घंटे है तो एफिशिएंसी 2 नहीं है 1/2 है, याद रखेंगे बेटा एफिशिएंसी होता है टाइम का रेसिप्रोकल, तो अगर हम x आवर है तो इसकी एफिशिएंसी 1/x है, अगर इसको x माइनस 9 आवर लग रहे हैं लार्जर को तो इसकी एफिशिएंसी 1/x माइनस 9, और दोनों को मिलकर बेटा अगर हम 6 आवर दे रहे हैं तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी अपॉन कर दो 1/6, सबको समझ में आया बेटा, मैंने क्या बताया कि जब भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे तो एफिशिएंसी जहां भी यूज हो वहां एफिशिएंसी के लिए टाइम जितना लगे उसका उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल, अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस 9 प्लस एक्स, नीचे इंटू कर देंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 1/6, तो हो जाएगा ये 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा कितना आएगा, आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, इधर 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 9x जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x। इन दोनों को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 54। एक्स स्क्वायर 12 और 9 हो गया आपका 21x प्लस 54। तो क्या ले सकते हैं बेटा, 18 3 जा 54, 18 3 21, 18 एंड 3 लेके सॉल्व कर सकते हैं। 18 एंड 3x, 18x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 आ जाएगा बेटा, एक में x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो होगी वो होगी x इक्वल टू 3 या तो x इक्वल टू 18 आवर, दो में से एक हो जाएगी। एक सेकेंड यहाँ पे हमारे साथ प्लस नहीं, ठीक है ठीक है, ये ऑल इज गुड। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक। तो अब x की वैल्यू थी, सो द टाइम टेकन बाय, क्या लिखेंगे बेटा, सो द टाइम टेकन बाय स्मॉलर। बेटा स्मॉलर को कितना लगेगा, स्मॉलर टैब को मान लो अगर 3 घंटे लग रहा है तो लार्जर को कितना लगेगा, लार्जर को कितना रहेगा x-3, यानी बेटा x की वैल्यू कितनी है। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है, अब इसमें दिया x की वैल्यू का तुम निकालोगे, x की वैल्यू थी 3 माइनस 9 माइनस में आएगी ना, तो 3 घंटे को तो नहीं लोगे। ठीक, 3 नहीं लेना आपको, आंसर आपका क्या होगा 18 होगा। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू आपको नेग्लेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू 18 लेंगे। सबको पता है क्यों लेंगे बेटा, तो दूसरे को x-9 था ना, x-9, तो x की वैल्यू 18 रखो, 18 माइनस 9 9 आवर्स आ गया। देखो बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर ऐसे तो x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम दोनों लेते हैं, निगेटिव आती है तो नेग्लेक्ट करते हैं, फ्रैक्शन में आती है तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है तो क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, कारण बताता हूँ। देखो बेटा, मैंने कहा कि जो लार्जर टेप है उसको 9 घंटे कम लगते हैं स्मॉलर से, यानी स्मॉलर को ज्यादा लगना चाहिए टाइम, है ना। अगर स्मॉलर को ज्यादा लगना चाहिए तो स्मॉलर को अगर 10 घंटे लग रहे हैं तो लार्जर को 10 में से 9 माइनस करके निकाल लोगे लार्जर। लेकिन यहाँ बताओ अगर एक्स को स्मॉलर को 3 घंटे लग रहे हैं तो लार्जर को हम लोग निकालने के लिए 9 से माइनस कराएंगे, तो 3 में से अगर 9 माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा। क्या टाइम कभी माइनस में आ सकता है, नहीं, तो ये नेगेटिव बन जाएगा ना आगे जाके, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हमें x की वैल्यू 18 लेनी पड़ेगी। अगर 18 लोगे तो 18 में से 9 माइनस करोगे तो 9 पॉजिटिव आएगा ना, इसलिए मैंने x की वैल्यू 3 नहीं ली, 18 ली। सबको क्लियर है, ठीक, आगे बढ़े बेटा। यस, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, सर्कल से है बेटा अगला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, नहीं ये आपका यहाँ से क्वेश्चन खत्म है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। एक सर्कल दिया है जिसमें बेटा हमें ए बी की वैल्यू पता है 13, ये ए बी की वैल्यू दे रखी है 13, ठीक है, बी सी की वैल्यू 7 है, बी सी ये है 7, बी सी की वैल्यू 7 है, और ए डी की 15 है, ए डी की वैल्यू 15 है, ठीक है, और पी सी निकालना है, पी सी निकालना, पी सी ये निकालना है बेटा, ये तो किसके लिए तुम्हें सीधी सी बेटा ये बताओ, पी सी को नहीं पता, हाँ सॉरी बेटा, सब बच्चे बताइए, ये अगर 4 है तो ये रेडियस भी 4 होगी, तो ये भी 4 होगी, सबको पता है ये कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है बेटा, ये एक स्क्वायर होगा तो ये 4 होगी, तो ये भी 4 है, ठीक है। अब आप सब बच्चे बताएंगे सब लोग कि बेटा इस यहाँ से डी से कितनी जा रही है, एक जा रही है डीपी, एक जा रही है डी क्यू, तो डीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, इसको 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये सब बच्चे बताइए कि बेटा पूरी साइड कितनी है, तो पूरी साइड ये ए बी ए डी पूरी कितनी है, एडी आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, एडी की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर एडी मुझे ए क्यू चाहिए, अगर हमको ए क्यू चाहिए तो ए क्यू कैसे निकालोगे, इस पूरे 15 में से इतना माइनस करके, 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो ये मुझे 11 मिल जाएगी, राइट। अब ए से 2 टेंजेंट जा रही है, ए क्यू जा रही है, ए आर जा रही है, तो बेटा ए क्यू इज इक्वल टू क्या होगी ए आर होगी, और अगर ए क्यू की लेंथ 11 है तो ए आर की भी 11 होगी, 11 होगी, ये दोनों 11 सेंटीमीटर है। अब सेम है इधर बताओ ये पूरी लेंथ कितनी है, पूरी की लेंथ 13 सेंटीमीटर, ये 13 और ये 11, तो इसमें से ए बी आर कितनी आएगी, बी आर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, बी आर के लिए क्या करोगे, इस पूरे में से ए बी में से क्या माइनस करोगे ए आर, पूरी ए बी कितनी है 13 माइनस 11 कितना आ गया 2, ये आपकी आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा बी से 2 टेंजेंट जा रही है, बी आर बी एस, तो बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगी बी एस हो जाएगी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी क्या हो गई 2 सेंटीमीटर हो गई ना। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ये पूरी 7 है, तो बची कितनी 5, सी एस कितनी हो जाएगी, सी एस कैसे निकालेंगे 7 माइनस 2
5 सेंटीमीटर। अब बेटा बताओ सी से दो टेंजेंट जा रही है, एक सी एस जा रही है, एक सी पी जा रही है। तो सी पी या पी सी कुछ भी कह सकते हैं, सी एस इक्वल टू सी पी और सी एस इक्वल टू सी पी। तो अगर सी एस दो 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब बेटा पी सी की लेंथ हमें क्या मिलेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। आपको बेटा क्या करना है, नेक्स्ट आपको सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है और एक बार जरूर बेटा आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, फॉर्मूले देख लीजिए और पेशेंस रखिए। आप अच्छे से सो के जाइएगा, बहुत ज्यादा आपको बेटा सोचने थिंकिंग नहीं करनी है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। एक बार सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर देंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपने हार्डवर्क पे बिलीव करिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए। स्टे हार्डवर्क, स्टे साइन, स्टे हैप्पी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।